तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आवाज आप सबको मिल रही है, ठीक है। सभी साथी एक बार बता दें। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर आज कुछ नए प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे। कुछ नए प्रश्न देखने के लिए आपको चलिए, तो आज का सबसे पहला सवाल है, सादृश्य पर आश्रित लक्षणा ही वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? चलिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप सब। सादृश्य पर आश्रित लक्षणा ही वक्रोक्ति है। तो वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? वक्रधन उक्ति, यानी जो उक्ति यानी कथन टेढ़ा है, जो टेढ़ा कथन है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रोक्ति कहते हैं। और वक्रोक्ति के भेद भी किए गए और वक्रोक्ति एक सिद्धांत के रूप में काव्यशास्त्र में स्थापित भी किया गया। तो जितने लोग आए हैं पहले वो लोग लाइक कर दें, फटाफट लाइक कर दें। तो वक्रोक्ति है क्या? तो एक प्रकार का ये अर्थालंकार है। और वक्रोक्ति क्या करता है कि किसी बात को सीधे सीधे न कह के टेढ़े रूप में व्यवस्थित करता है। टेढ़ा कथन भी आप इसे कह सकते हैं। तो सादृश्य पर आधारित लक्षणा ही वक्रोक्ति है। सादृश्य का मतलब है कि दो चीजें अगर समान दिख रही हैं तो सादृश्य पर आश्रित लक्षणा, जिन लक्षणों से हम उसे सादृश्यता के विधान पर रखते हैं, उसे ही वक्रोक्ति कहा। इस संदर्भ में यह कथन किसका है, यह आज का पहला सवाल है। तो साथियों यहां पर एक वामन है, वामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो इसका पहला उत्तर वामन होगा। प्रश्न संख्या 2, गालिब की अधिकांश गजलों में भावों और विचारों की क्रमबद्धता मिलेगी। कोमलकांत पदावली के प्रयोग में गालिब का समानांतर कोई दूसरा कवि नहीं है। उक्त कथन किसने कहा है? यह आपको बताना है कि गालिब की अधिकांश गजलों में भावों और विचारों में क्रमबद्धता मिलेगी। रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? किसका भी राइट आंसर होगा बच्चन सिंह। अगला सवाल, यह भी निसंदिग्ध है कि गुरु नानक को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। अब देखिए, भक्त कवियों में अगर हम एक नाम देखें कबीर दास का, तो कबीर दास ने मुसलमानों के विरुद्ध तो लिखा, लेकिन उनकी कुरीतियों पर लिखा, उनके आडंबरों पर लिखा, और जितना हिंदुओं के लिए लिखा उतना मुसलमानों के लिए भी लिखा। यानी केवल मुसलमानों को आधार बनाकर उन्होंने नहीं लिखा। यहां पर एक रचनाकार हुए जो कि सिख धर्म से जुड़ते हैं, गुरु नानक। तो गुरु नानक ने मुसलमानों के विरुद्ध, यह भी निसंदिग्ध है, गुरु नानक को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। यानी नानक जी ने इनके विरुद्ध लिखा है, मुसलमानों के विरुद्ध। तो यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल,
किस नाटक में अंधविश्वास को आधार बनाकर अवधपुरी गांव की कथा कही गई है? अवधपुरी गांव की कथा कही गई है, बताइए। तो यह नाटक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कार ध्वज। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से लिया गया है? कितना अनुभूतिपूर्ण था। अब आप देखेंगे तो यह सवाल कई बार आया है साथियों। 1933 में एक नाटक लिखा गया जिसमें स्त्री की प्रधानता है, यानी हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें स्त्री को नायकत्व की अवधारणा में रखा गया है। और इस कहानी का, इस कथानक का उद्देश्य है कि समाज को यह बताया जाए कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसको आप दान कर सको, जिसको आप हारने या जीतने की वस्तु समझ सको। स्त्री का अपना एक वजूद है और वो एक मनुष्य है। तो स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से भी ध्रुवस्वामिनी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? बताइए। संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, एक नाम आपको मिलेगा उपेंद्रनाथ अश्क का। तो इनकी जितनी भी एकांकियां आप पढ़िए, उन सभी एकांकियों में आपको अश्क से जोड़कर, अश्क का मतलब आंसू से जोड़कर एक ट्रिक हमेशा बन जाएगा। अब जैसे अगर किसी की सूखी डाल है तो क्या होगा, उसको अश्क निकलेगा, यानी वो दुखी हो जाएगा, सूखी डाल। अब इसमें रजवा पारो दादा, दादा परेश, भासी और मल्लू, ये पात्र हैं। इंदु और बड़ी बहू भी इसमें पात्र मिलते हैं। इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है। एकांकी का नाम है तौलिए। मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, और यह भी अश्क की ही लिखी गई एकांकी है। अब याद रखना कि अगर आपका तौलिया चोरी हो जाए, बहुत सारे लोग संगम स्नान करने के लिए गए और जहां तौलिया वौलिया रख के, पूरा कपड़ा रख के गए, नहाने के लिए लौट कर आए तो वहां वो सामान ही नहीं था, तो क्या करेंगे? अश्क बहाएंगे, रोने लगेंगे। तो यह रचना अश्क की है। इसमें आधुनिक शिष्टाचार के बनावटीपन पर व्यंग किया गया है, जिसमें संभ्रांत परिवार में बड़ी बड़ी एक बहू आती है,
देखिए अभी क्या है, जैसे हम लोगों के यहां अगर आप मिड एज फैमिली में हैं तो ठीक है, अगर एक तौलिया से एक दो लोगों ने हाथ पोंछ लिया या मुंह पोंछ लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेडिंग बढ़ाएंगे अपनी, तो हर चीज के लिए अलग अलग तौलिया होना चाहिए। हाथ पोंछने के लिए अलग तौलिया, मुंह पोंछने के लिए अलग तौलिया, नहाने के लिए अलग तौलिया, खाना जहां बनाया जाता है उसके लिए अलग तौलिया, हर चीज के लिए अलग अलग तौलिया होना चाहिए। तो इसी प्रकार की एक कहानी को इसमें रखा गया है। मंगला चिंती सूरो जैसे पात्र इसमें मिलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से असंगत कथन पर चयन कीजिए। असंगत कथन पर, नाट्य शास्त्र के अनुसार फलागम अर्थोपक्षेपक का भेद नहीं है। नाट्यशास्त्र के अनुसार अंक से अगला अंक प्रारंभ होने की सूचना देता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार उपरूपक के 18 भेद होते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार 10 रूपक के भेद नाटिका, त्रोटक तथा सट्टक माने जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है साथियों, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, कोविड सिखा दिया है, लेकिन अभी भी जो निम्न वर्ग का तबका है, पूरे घर का एक तौलिया होता है। कोई भी कोविड आ जाए वो पैसे से ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। अब यहां हम देखते हैं कि नाट्यशास्त्र के अनुसार फलागम यानी जो फल का आगम होगा, जो उद्देश्य की पूर्ति होगी। अर्थोक्षेपक का भेद नहीं है, यह है। नाट्यशास्त्र के अनुसार अंकाश अगला अंक प्रारंभ होने की सूचना देता है, यानी एक अंक समाप्त हुआ, दूसरे अंक में क्या होने वाला, इसकी सूचना यह देता है। ठीक है, नाट्यशास्त्र के अनुसार उपरूपक के 18 भेद हैं। चलिए, यह भी बात ठीक है। अब हम देखें तो नाट्यशास्त्र में नाटक के 2 भेद किए गए, रूपक और उपरूपक। तो यहां पर उपरूपक जो है साथियों 18 हैं और रूपक के भेद 10 हैं, जबकि यहां नाट्यशास्त्र के अनुसार 10 रूपक के 3 भेद हैं। तो 10 रूपक लिखा गया है, यहां पर अपने से अलग से इन्होंने 10 रूपक लिख दिया है। जब 10 रूपक लिख दिया है तब तो आसानी से आपको यह मालूम चल जाना चाहिए, जब 10 रूपक लिखा ही है तो फिर यह कैसे कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो 10 रूपक के 10 भेद होते हैं। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, बताइए। देखिए, एक निबंध है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, तो विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध आपको मिलेंगे उसमें इस तरह का भाव मिलेगा। बहुत सारी चीजें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध हैं वो मुझे याद नहीं होते हैं। तो देखिए, कुछ निबंध आपको मैं बता देता हूं कि आपको हमेशा याद रहेगा। बहरहाल ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये तो विद्यानिवास मिश्र का है। जैसे एक है गांधी का करुण रस, बहुत महत्वपूर्ण है इन्हीं का। गांधी का करुण रस, विद्यानिवास मिश्र।
अब यहां एक चीज याद रखिएगा, विद्या, विद्या का मतलब पढ़ाई। विद्या, कंचन जी, क्या ये जो प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं आसान लग रहे हैं आपको? बहुत कठिन भी नहीं पढ़ाना है और आसान भी नहीं पढ़ाना है। पढ़ाना वह है जो परीक्षा में आए और आपका दृष्टिकोण उधर खींच कर ले जाए। ठीक है, तो गांधी का करुण रस, जब भी विद्यानिवास मिश्र के निबंध आप याद करें तो यहां विद्या शब्द याद करिएगा। एक समय ऐसा आता है कि अगर आपको कहा जाए कि चलो विद्या अध्ययन करो या विद्या अर्जन करो, तो आपसे कहा जाए कि 8 घंटे आपको फावड़ा चलाना है तो आप चला लेंगे, लेकिन 8 घंटा बैठ के पढ़ने में सब कुछ हो जाता है बिना मोबाइल के। कह दो चलो मोबाइल में रील नहीं देखनी है और 8 घंटे पढ़ना है, नहीं हो पाता। तो विद्या जब भी पढ़ने के लिए कहा जाता है तो करुण रस निकलने लगता है, रोने लगते हैं। विद्या करुण रस, इस तरह से जोड़कर याद रखेंगे। चितवन की छाह, चितवन की छाह, चितवन क्या है? एक पौधा है जो गर्मियों में फूल देता है, गर्मियों में फूल देता है, बहुत खिलता है। चितवन की छाह। अब ध्यान रखिए कि गर्मियों में लोग विद्या अध्ययन के लिए पहले कहां बैठते थे? चितवन की छाह में बैठते थे और वहीं पर बैठ के पढ़ते थे। ठीक है, मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। मैंने सिल पहुंचाई, विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए, जब आप विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं तो पहले एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, जिसमें सिल का काम पड़ता था। जिसमें क्या काम पड़ता था? सिल का काम पड़ता था। ठीक है, अगला, स्वतंत्रता की खोज में 1951 में आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो हैं सत्यदेव परिव्राजक। आप हुदरी 2016 के लेखक कौन हैं? तो इन्हीं की एक आत्मकथा है हादसे, और एक यहां पर है रमणिका गुप्ता की आप हुदरी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मकबूल 2011 के लेखक कौन हैं? तो लखनऊ से एक पत्रिका प्रकाशित होती है तद्भव, जिसके संपादक हैं अखिलेश, उन्हीं की रचना है मकबूल, और मुख्यतः ये कहानी लिखते हैं। रूसी सफरनामा 1971 ईस्वी यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर होगा भीष्म साहनी से जुड़े हुए बलराज साहनी। अपने अपने रास्ते संस्मरण के रचनाकार कौन हैं? बताइए। तो इन्होंने बैरंग बेनाम चिट्ठियां भी एक लिखा है। बेनाम चिट्ठियां जो इनका काव्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैरंग बेनाम चिट्ठियां। इसी तरीके से इनकी एक और रचना है अकेला मकान। जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। कितने बजे हैं बबूल और कैक्टस? कितने बजे हैं
बबूल और कैक्टस जो है इनके निबंध हैं। तो खूब पूछा जाता है। अब आप सब समझ गए होंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। आते जाते दिन इनकी डायरी है। आते जाते दिन इनकी डायरी है। ठीक है। और अंतरंग नाम से इन्होंने एक साक्षात्कार लिखा है। इनका एक साक्षात्कार है जो कि अंतरंग के नाम से मिलता है। अब आप सब समझ गए होंगे हम सब किसकी बात कर रहे हैं। बी रामदरस मिश्र। रेखा और रंग 1955। रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। विनय मोहन शर्मा। राम कुमार वर्मा कृत रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज होता क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतने सारे लोग मारे गए, तो जो समय के पत्रकार थे वो पत्रकारिता की भाषा में जो समाचार है वो दे नहीं पा रहे थे। उनका दिल दहल जा रहा था, इतने लोग मारे जा रहे थे। तो निर्णय यह हुआ कि कुछ अलग तरीके से दिया जाए। तो जो रिपोर्ट की तरीके से साहित्य की गई वह रिपोर्टाज के नाम से जानी जाती है। ठीक है। रेखा देवी ए, अमृता जी पेरिस और रीता जी ए। यहां राम कुमार वर्मा का जो रिपोर्टाज है वो कौन है। पेरिस के नोट्स। चंद्रशेखर कृत डायरी विधा की रचना है। तो मेरी जेल डायरी। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा विधा की रचना है। मैं आईना हूं, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म और आत्मदाह। ठीक है, बताइए। तो मेरे साथ जन्म जो आत्मकथा है हंसराज रहबर की है। हंसराज रहबर की है। मेरे साथ जन्म। नए पत्ते पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इस पत्रिका के संपादक जो थे वो लक्ष्मीकांत थे। लेकिन निराला ने एक काव्य संकलन भी निकाला। किस नाम से। तो उन्होंने 1946 में बेला और नए पत्ते के नाम से काव्य संकलन भी निकाला है। तो यहां लक्ष्मीकांत वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। न भूतो न भविष्यति उपन्यास पर नरेंद्र कोहली को किस वर्ष व्यास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था। बताइए साथियों। व्यास सम्मान जो है 2024 34वां व्यास सम्मान दिया गया। कौन देश को वासी किसके लिए दिया गया, किसको दिया गया। यहां तो 2012 राइट आंसर है। वेणु की डायरी।
वेणु की डायरी, जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ था, और इस रचना की लेखिका हैं सूर्यबाला। अब आप सब मुझे बताएं कि यह किस विधा की रचना है। कौन देश को वासी वेणु की डायरी 2018 में यह रचना लिखी गई, किस विधा की रचना है। तो जितनी भी नई रचनाएं हैं, जो पुरस्कृत रचनाएं हैं, उनकी विधा पूछी जाएगी साथियों, किस विधा की रचना है। तो यह उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। हिंदी और राजभाषा के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? तो साथियों, हिंदी के पक्ष में जो भी बात की गई गंभीरता से, वो हिंदीतर राज्यों से की गई, और इसमें यह बात करने वाले केशव चंद्र सेन हैं। बीसलदेव रासो के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। शुक्ल जी ने इसका समय संबत 1212 ईस्वी माना है। रामकुमार वर्मा ने इसका समय 1058 ईस्वी माना है, और मिश्र बंधुओं ने इसका समय संबत 1220 माना है। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने इसका समय 1030 से 1056 तक माना है। बीसलदेव रासो का समय यहां बताना है। चलिए फटाफट बताइए। अब यहां राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। इन्होंने 1050 से 1375, 1050 से 1375 तक इन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच उन्होंने आदिकाल या चारण काल की समय सीमा रखी है। तो बीसलदेव का समय उन्होंने जो सिद्ध किया, वह इसके शुरू होने के 8 साल बाद, अर्थात 1058 में उन्होंने 1058 संबत इसका समय सिद्ध किया है। साथियों, थोड़ी सी गलती हो गई। क्या हो गई? यहां ईस्वी लिख दिया गया था और यही कंफ्यूज कर दिया। तो 1050 से 1375 जब वो आदिकाल का समय मानते हैं, और उन्होंने इसका समय 1058 संबत माना है, और यहां उत्तर ईस्वी में दिया गया है। बाकी सारे तथ्य सही हैं। समरूप से इसका समय 1212 में माना जाता है, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निर्धारित किया गया है। हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृतिक पेंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है। प्राकृतिक पेंगलम के विषय में यह कथन किसने कहा है? प्राकृतिक पेंगलम के विषय में यह कथन किसने कहा है? तो प्राकृतिक पेंगलम लक्ष्मीधर की रचना है, उन्हीं की है। तो उसके विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह कथन कहा है। निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्दावली में
पद का उत्तर पहेली में नहीं होता, बल्कि बाहर से सोचकर बनाया जाता है। अंतरपालिका, बहिर्पालिका, मुकरी या ढकोसला, ये सारी रचनाएं जो हैं, ये सारी रचनाएं जो हैं अमीर खुसरो की हैं, अमीर खुसरो की हैं। बताइए। अब बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते होंगे। अंतरपालिका का मतलब होता है अंदर से इसको निकालना है, और बहिर्पालिका का मतलब होता है बाहर से। तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा, बहिर्पालिका। राम कहा सरी एक सुहंती, राम कहा सरी एक सुहंती पंक्ति के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू की रचना का नाम है पौमचर्यु। पौमचर्यु जो है के आधार पर इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मुख्यतः यह आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना है, और इस रचना को पद्मचरित के नाम से भी जाना जाता है, पद्मचरित के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर इन्होंने रिठड़ेमी चर्यु और नागुमार चर्यु रचनाएं भी लिखी हैं। मूल रूप से इसमें 92 सर्ग थे, जिसमें 16 सर्ग इनके पुत्र ने बाद में जोड़े हैं। जैन धर्म में राजा के लिए पद्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यह जैन धर्म से ही संबंधित जैनी रामायण की एक रचना है। राधा भाव की उपासना का प्रचार दक्षिण में किस कवि ने किया था? अब देखिए, आलवारों की संख्या देखें तो आलवार और नैनार, आलवार और नैनार दो शब्द मिलेंगे। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णवों को इन्होंने संचालित किया, उसी में से एक आलवार हैं नम आलवार, जिन्होंने राधा भाव की उपासना का प्रचार दक्षिण भारत में किया। अगला, अगला सवाल है, कबीर की भक्ति वाणी की वह लता है जो योग के क्षेत्र में प्रेम का बीज पढ़ने से, पढ़ने होगा, अड़ा लिख दिया गया, अड़ा होगा यहां पर, पढ़ने से अंकुरित हुई और जिसका विकास स्वानुभूति का अवलंब पाकर हुआ। कबीर की भक्ति के विषय में यह कथन किसने कहा है? देखिए, कबीर की अगर बात की जाए तो शुक्ल जी ने इन पर कम ही बात की है, या बात भी की है तो उतना खुलकर कबीर पर बात शुक्ल जी के द्वारा नहीं होती है। तो इस दृष्टिकोण से यह कथन किसका हो सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि
कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन तो रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन यह कथन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। जितने लोग देख रहे उतने लोग लाइक नहीं किए हैं। ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जो आप लोग देखकर भी लाइक नहीं कर रहे हैं? कबीर की भाषा के संबंध में डॉक्टर सिद्धनाथ तिवारी का कथन क्या है? कबीर की भाषा के संबंध में, तो कबीर की भाषा में बनारसी का पुट अधिक है। कबीर की भाषा में बनारसी का पुट अधिक है। पंचमेल खिचड़ी, अब ध्यान रखना कि अगर श्याम किसी सुंदर लड़की से विवाह करेगा तो उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? पंचमेल खिचड़ी मिलेगी। तो एक रील आती है ना जिसमें दिखाया जाता है कि भाई आपने लव मैरिज किया है तो आपको खाना किस तरह से मिलेगा, और अरेंज मैरिज किया है तो आपको खाना किस तरह से मिलेगा। दोनों कल्पनाएं हैं, लेकिन यह ट्रिक अच्छा है कि अगर श्याम सुंदर लड़की से विवाह करेगा तो उसको खाने में क्या मिलेगी? खिचड़ी मिलेगी। रामचंद्र शुक्ल साधुक्कड़ी भाषा, तो रामचंद्र जी की पूजा कौन करते हैं? साधु लोग करते हैं। तो याद रहेगा साधुक्कड़ी। और इन सब पर जब खूब कुठाराघात हो रहा था कबीर पर, तो उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी आते और कहते हैं कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। भाषा अगर सीधे साधे नहीं मानती थी, उसको दरोरे देके मनवाते थे। वो भाषा के डिक्टेटर थे, यानी कि तानाशाह थे। ठीक है, अगला सवाल। जैसे कृत किस रचना के संदर्भ में कहा जाता है कि अब विशुद्ध रूप से प्रेम प्रधान साहित्यिक रचना है, इसमें सूफी भावना का प्रवेश नहीं हुआ है? बताइए। देखिए, प्रेम किसमें नहीं है? प्रेम किसमें नहीं है? अखरावट तो भाई जानते ही हैं कि वर्णमाला है, इसमें ककहरा कह सकते हैं। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन है। पद्मावत प्रेम है। चित्ररेखा में यह नहीं मिलता है। कोई ए जवाब दे रहा है, अरे भैया इतना बड़ा प्रेम का महाकाव्य है पद्मावत, उसमें प्रेम ही नहीं है। तो ये इसमें क्या है? विशुद्ध रूप से प्रेम प्रधान साहित्यिक रचना, इसमें सूफी भावना का प्रवेश नहीं हुआ। तो पद्मावत तो सूफी भावना की प्रकार रचना है। देखिए, अगर आप में जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर से आपको बता दूं कि एक बार पूरे कोर्स को पढ़िए, दूसरी बार उस पूरे कोर्स का रिवीजन करिए, और तीसरी बार पूरे कोर्स का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए PYQ के आधार पर। फिर अगर कोई वस्तुनिष्ठ किताब है उसको पढ़िए, और फिर सबसे लास्ट में मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज मिल जाए, या ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज करवा रहा है, ऑफलाइन कोई करवा रहा है, तो वह टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। पूरा कोर्स पढ़ना है, इसमें कुछ मिस नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं, कोई स्किप नहीं करना। 3 बार यह करना है आपको। चलिए, निम्न में किस कवि का नाम न्यामत खां था? न्यामत खां जान कवि का। किस राम भक्त कवि ने कहा है कि परब्रह्म का विष्णु रूप भक्तों के हितार्थ तथा समय अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं?
बताइए। तुलसीदास। तुलसीदास की किस रचना में कलिकाल के विरुद्ध राम के दरबार में अर्जी प्रार्थना प्रस्तुत करने का वर्णन मिलता है? कल ही मैंने आपको यह रचना बताई थी। मैंने बताया था कि यह रचना गीति काव्य है। यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। कल ही मैंने आपको बताया था। तो रचना है विनय पत्रिका। रचना क्या है? विनय पत्रिका। रामावतार लीला के रचनाकार कौन हैं? मलूकदास। भ्रमर गीत सूरदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें विप्रलंब श्रृंगार तथा सगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंगमयी भाव भारित मार्मिक शैली में किया गया है। सूरदासकृत भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है? मुंशीराम शर्मा। राइट आंसर होगा मुंशीराम शर्मा। स्वामी हरिदास के संबंध में व्यंगमयी कथन का चयन कीजिए। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने टट्टी संप्रदाय स्थापित किया था। यह अकबर के समय के प्रसिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद थे। अकबर साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गीत सुनने गए थे। बताइए। स्वामी हरदास के संबंध में व्यंगमयी कथन का चयन करिए। अब बताइए कि इन्होंने क्या नहीं किया था और क्या किया था। सबसे पहले हम चलेंगे कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के युगल रूप राधे कृष्ण का जप किया जाता है। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना भगवान निम्बार्काचार्य ने की थी। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय जो संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद। इसके आद्याचार्य श्री सुदर्शन चक्र के अवतार जगत गुरु श्री निम्बार्क माने जाते हैं। इस संप्रदाय की परंपरा 24 अवतारों में श्री हंसावतार से शुरू हुई है। तो भगवान के 24 अवतार हैं और हंसावतार से कथा को निम्बार्क संप्रदाय में शुरू किया गया। तो पहला सवाल सही होगा, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस रचना का आधार नल दमयंती कथा नहीं है? हंसावली। ठीक है। अब बाकी सब में देखिए नल है, दमयंती है, लेकिन हंसावली जो है यह नहीं है। हंसावली किसकी रचना है? असाइद की। मैंने इसको कैसे याद कराया था? मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो अगर कोई हंसता है तो क्या उसके लिए कोई साइत रखी जाती है? सुदिन, शुभ दिन रखा जाता है? नहीं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां उनके रचनाकारों में असंगत युग्म कौन सा है? चलिए, बाशर की संपत्ति उलूक जो न चितवत, विक्रम
ढसा प्रेम का बारा, सपनावती कह गयो पतारा। ना नारद तब सई पुकारा, एक जुलेहा जुलाहे से मैं हारा। अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदर, भेली मधाई। अब देखिए यहां सारी जो पंक्तियां हैं वो तो सब सेट हो जा रही हैं, लेकिन जुलाहा स्वयं को ना नारद तब सई पुकारा, एक जुलाहे से मैं हारा, यानी यहां कबीरदास नहीं होगा। रीतिकाल कवि भूषण के संबंध में सही कथन नहीं है। कवि भूषण राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। शिवराज भूषण रीति परक ग्रंथ है। भूषण हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। महाराजा छसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था। बताइए, अब ये जो शिवराज भूषण है यह रीति परक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि यह वीर रस और सर जी नेट की तैयारी नहीं, नेट की तैयारी से पीजीटी नहीं निकलेगा। दोनों का फॉर्मेट एकदम अलग है, एकदम ही अलग है। ठीक है, तो पीजीटी की तैयारी अलग और नेट की तैयारी अलग करनी पड़ेगी। तो रीतिपरक ग्रंथ नहीं है ये शिवराज भूषण, और इसमें क्या किया गया है, प्रशस्ति की गई है, तो प्रशस्ति मूलक है। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संबंध में कहा है? अनेक रूपता है पद्माकर के संबंध। पद्माकर रीतिकाल के कवि। इस छोटे से ग्रंथ में कविरत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया है। बिहारी सत्साई के संबंध में यह कथन किस आलोचक ने कहा है? तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। अब एक चीज आप ये बता दीजिए कि जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु जो हैं, क्या इन्होंने अपने नवरत्न में बिहारी को स्थान दिया था? मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में क्या बिहारी को स्थान दिया था? हां या ना? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित रचनाओं तथा उनके वर्ण विषय के संदर्भ में असंगत युग्म है। निम्नलिखित रचनाओं उनके वर्ण विषय के विषय में संदर्भ में असंगत युग्म है। तो यहां क्या बताना है? सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी का पद्यानुवाद, दुर्गा भट्ट चंद्रिका दुर्गा सप्तशती पर आधारित, नखसिक सीता जी के नख सिक का रूप वर्णन, और जंजीरावाद 32 कवियों की लघु रचना। तो नखसिक जो है यह सीता जी के नखसिक का रूप वर्णन नहीं है। ठीक है, यह नायक नायिका भेद से संबंधित है। सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी का पद्यानुवाद यह है कि नहीं है? सिंहासन बत्तीसी क्या है? इसमें भारतीय लोक कथाओं का संग्रह है। सिंहासन की बत्तीसी
ठीक है, तो यह है, यानी जो पहला है यह भी इसका नहीं है। अब यहां क्या है, सुजान विलास किसकी रचना है? तो विलास कौन करता है? सोमनाथ करते हैं। ठीक है, तो सुजान विलास की जो रचना है, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आधार ग्रंथ के रूप में इसे ग्रहण किया गया है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति व कवियों के संबंध में असंगत युग्म कौन सा है? सहते न बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरैबे करे, मान घटे तो कहा घटी, जह जू पै प्राण प्यारे को देखन पे। भिखारी दास। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चार गोराई। मतीराम। कुंदन को रंग फीके लगे, झलके अति अंगन चार गोराई। अच्छा, दो बार ही हो गया। अब यहां बताना है कि इसमें कौन सा कथन असंगत युग्म है। तो बताइए, कुंदन को रंग फीके लागे, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये मतीराम के सवैये से लिया गया है, ये दोनों पंक्तियां। मान घटे तो कहां घटी, जे है जो प्राण प्यारे को देखन पे। और एक और है, कवियों के संबंध में असंगत युग्म है। सोहते न बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरोबो करे। बढ़िया सवाल है। चलिए, तो इसका जवाब आप सब दीजिएगा, नहीं ढूंढ पाइएगा तो कल मैं इसका जवाब दूंगा। एक सवाल मैं छोड़ता हूं पर डे, आज का ये आपका सवाल है। लाला श्रीनिवास दास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? लाला श्रीनिवास दास के संबंध में कौन सा कथन है? असत्य कथन है। प्रहलाद चरित्र 12 दृश्यों का बड़ा नाटक है। तप्ता संवरण पर अभिज्ञान शकुंतलम का प्रभाव है। तप्ता संवरण हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 की रचना है। यह बताना है। अब देखिए, यहां पर लाला श्रीनिवास दास ने एक नाटक लिखा भारतेंदु युग में, प्रहलाद चरित्र। यह जो है 1882 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित होता है? 1882 में। परीक्षा गुरु भी 1882 में ही आता है, लेकिन यह लिखा गया था 82 में, लेकिन इसके प्रकाशन की तिथि क्या है? 1888 है, प्रहलाद चरित्र की। ठीक है, तो अब यह जो नाटक है प्रहलाद की कहानी पर आधारित है, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार की कथा है। सब ठीक है, बस यहां 12 दृश्य न होकर 11 दृश्य अगर होता तो यह सवाल सही हो जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 दृश्य होना चाहिए, 12 है यहां पर। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का भारी लेखक किसको कहा है? मिश्र बंधुओं ने हिंदी का भारी लेखक किसको कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। काव्य कल्पद्रुम 1923 के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल पोद्दार।
जगन्नाथ दास रत्नाकर के विषय में असत्य कथन कौन सा है? हिंडोला इनके द्वारा रचित रोला छंद में आध्यात्म परक श्रृंगारिक रचना है। इनके द्वारा रचित हरिश्चंद्र भारतेंदु के सत्य हरिश्चंद्र नाटक से संबंधित खंडकाव्य है। गंगा लहरी 50 छंदों की भक्ति विषयक रचना है और गंगावतरण 13 सर्गों का आख्यान प्रबंध काव्य है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ठीक है, तो इन्होंने एक रचना लिखी है गंगा लहरी। गंगा लहरी, गंगा लहरी जो है ये जो ऑप्शन है इनका, बाकी हिंडोला इनके द्वारा रचित रोला छंद में अध्यात्म श्रृंगारिक रचना ठीक है, हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक संबंधित ये भी ठीक है, गंगा अवतरण भी इनका सही है, लेकिन यहां बात की गई है गंगा लहरी की। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रजत शिखर 1951 ईस्वी 6 रूपकों का संकलन है। इन 6 रूपकों में संकलित एक रूपक नहीं है। बताइए। तो यहां पर रजत शिखर और शिल्पी इस तरह से इसका नाम आपको मिलता है। 1951 में यह लिखा गया। किस सन में लिखा गया? 1951 में लिखा जाता है। इसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? रजत शिखर है, फूलों का देश है, अंतर्वशी है, उत्तर शती नहीं है। इसका क्या है? उत्तर शती नहीं है। अब देखिए, जो रजत शिखर है यह रचना उन्नीस सौ 1951 में लिखी गई, यानी पंत के जो रचनाएं हैं उनको हम कई भागों में बांटते हैं। तो 1951 में जो रचनाएं लिखी गई हैं वह किस काल में आएंगी? जैसे अंतश्चेतनावादी में आएंगी या इनके प्रगतिशील कविताओं में आएंगी, किस तरह से आएंगी? अब साथियों, जो इनके 6 भाग हैं उन 6 भागों को भी मैं आपको लिखा देता हूं, जिसमें एक रजत शिखर है, फूलों का देश, अंतर। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, मैंने क्या उत्तर बता दिया है इसका, एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका गलत है। रजत शिखर सही है, फूलों का देश सही है, उत्तर शती भी ठीक है। उत्तर शती, शुभ्र पुरुष, शुभ्र पुरुष, विद्युत वासना और शरद चेतना। तो 6 कौन कौन सा हो गया? रजत शिखर, फूलों का देश, उत्तर शती, शुभ्र पुरुष, विद्युत वासना और शरद चेतना। तो ये 6 हो गए। छायावादी, प्रगतवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वासी। कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, यह कथन किसका है? यह तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने यह बात पढ़ी थी। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार, अगर कोई नई नई समीक्षा सीख रहा है और रचनाकार है तो दोनों के लिए परीक्षा स्थल है राम स्वरूप चतुर्वेदी।
विनोद शर्मा छद्म नाम से किस निबंधकार ने निबंधों की रचना की है? श्री नारायण चतुर्वेदी। और इन्होंने अनिस्थिरता को लेकर, अनिस्थिरता शब्द को लेकर कुछ व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे हैं। कौन सा लिखा है वो आप मुझे बताइएगा। किशोरीलाल गोस्वामी कृत तारा उपन्यास की आलोचना करते समय किस आलोचक ने उसे कलंक भरी पोथी कहा? कलंक भरी पोथी कहा। बाल मुकुंद गुप्त। किशोरीलाल गोस्वामी के तारा उपन्यास की आलोचना करते समय बाल मुकुंद गुप्त ने इसे कलंक भरी पोथी कहा। आत्माराम की टेटें। ठीक है। रस की ना अनुभूति होती है, ना उत्पत्ति होती, ना ही अभिव्यक्ति होती है। रस के संबंध में यह व्याख्या किस आचार्य की है? ठीक है। तो क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता तो होता क्या है? तो कहते हैं कि रस की भुक्ति होती है। यानी राइट आंसर हो जाएगा भट्ट नायक। ठीक है, भट्ट नायक। आज का ये अंतिम सवाल था साथियों। ये सवाल अगर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट जरूर करिएगा, और जिन सवालों के जवाब आपके लिए छोड़े गए थे वो सवालों के जवाब भी आप हमें दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप DSSB, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीकेट, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस और बीपीएससी टियर 4 जैसी शिक्षक भर्तियों से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही व्हाट्सएप करिए हमें। हमारा नंबर है 9828959237। तो आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।